वंदे मातरम चर्चा खास में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंह। महाराष्ट्र में जारी सियासी जंग अब सुप्रीम कोर्ट जा पहुंची है। अब ऐसे में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र मामले में अलग ही रंग देखने को मिला, जिसमें अब महाराष्ट्र के डिप्टी स्पीकर को झटका लगा है। बागी विधायकों की याचिका पर डिप्टी स्पीकर नरहरी झिरवाल को नोटिस थमाया गया है। अब जिसके बाद मामले की अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी। उनसे पूछा गया है कि जब बागी विधायकों ने उनके खिलाफ अविश्वास का नोटिस दिया था तो उसे डिप्टी स्पीकर ने बिना सदन में रखे कैसे खारिज कर दिया। कोर्ट में बागी विधायकों ने कहा कि डिप्टी स्पीकर की भूमिका खुद संदिग्ध है, ऐसे में वो बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने का नोटिस जारी कैसे कर सकते हैं। आज इसी पर हमारी चर्चा रहेगी और इस चर्चा में खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं और समझने की कोशिश रहेगी जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई है उसको किस तरीके से देखा जाए। अब आगे इस पूरे घटनाक्रम में क्या कुछ बदलता हुआ नजर आ रहा है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय आपसे करा दें। शेखर कपूर है, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निरंजन परिहार, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ प्रमोद कुमार, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 पर। आप शेखर जी, सबसे पहले शुरुआत आपसे कर रही हूँ। जिस तरीके से पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज जो टिप्पणी की गई है, डिप्टी स्पीकर की कार्यशैली पर ही सुप्रीम कोर्ट ने सवाल खड़े कर दिए हैं। अब इसको किस तरीके से देखा जाए, अब गेंद किस पाले में जाते हुए नजर आ रही है? देखिए दीपिका जी, इस पूरे संपूर्ण मामले को अगर हम राजनीतिक परिवेश में और संवैधानिक दृष्टि से भी देखें तो कुल मिलाकर जो है ये महसूस होता है, ये पूरा जनमानस के बीच में ये बात पूरी तरह से जा चुकी है कि ये मामला जो है संविधान के दायरे के तहत ही होना चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो भी टिप्पणी की उसके पीछे के परिवेश को अगर देखा जाए तो जो डिप्टी स्पीकर का जो मामला रहा है, डिप्टी स्पीकर कहीं ना कहीं से जो है सत्तारूढ़ दल जो है, जो उद्धव ठाकरे जी का जो है ग्रुप है, उसको बिलोंग करते रहे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए। तो डिप्टी स्पीकर ने जो भी अपना नोटिस दिया, जो भी विधायकों की अयोग्यता का मामला उन्होंने अपने अपने तरीके से उठाया, तो कहीं ना कहीं से उन्होंने जो है जो बागी जो विधायक हुए हैं उनसे इस बारे में कहीं कोई राय नहीं ली गई, ना उनको कोई नोटिस दिया गया, और अगर नोटिस दिया भी गया तो उनका नोटिस जवाब आने से पहले ही अपना एक निर्णय सुना दिया। दूसरी बात यह है कि आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर सरकार की तरफ से ये बात भी की गई कि जो राज्य सरकार का फैसला है, जो बहुमत का फैसला है, वो सदन के फ्लोर पर न किया जाए। तो कितनी बड़ी हास्यास्पद बात हो सकती है कि संविधान के दायरे के तहत एक राज्य सरकार महाराष्ट्र के अंदर काम कर रही है और संविधान के दायरे के तहत ही सारे काम वहां होने चाहिए। ये बात एक अलग है कि वहां पर एक विद्रोह हुआ है, एक गुट वहां पर बन गया है, लेकिन कहीं ना कहीं से वह भी जो है एक संविधान के दायरे के तहत ही उसने ये विद्रोह किया है। अगर ये विद्रोह मान लीजिए 10 विधायक होते या 15 विधायक होते या 20 विधायक होते तो वो अयोग्य करार दिए जाते, उनकी सदस्यता निलंबित संविधान के दायरे के नियमों के तहत हो जाती। लेकिन यहाँ तो जो है 2/3 बहुमत से ज्यादा उन्होंने अपना जो है कुल मिलाकर अपना एक अलग गुट बनाया है और उस गुट के आधार पर वो सत्ता की तरफ अपने कदम बढ़ाना चाहते हैं। तीसरी बात अब ये कही जा रही है कि साहब इन्होंने जो है बहुत गलत काम किया है, ये लोग गद्दार हैं, ये लोग इन लोगों ने जो है पैसा खाया है और इन लोगों को महाराष्ट्र के अंदर जब ये लोग गुवाहाटी से लौटेंगे, बंबई की सड़कों पे पहुंचेंगे या विधानसभा में पहुंचे तो इनकी लाशें आएंगी। तो ये जो इस प्रकार के जो बयान आ रहे हैं ये कहीं ना कहीं से संविधान के दायरे को कुचलने का काम करते हैं। देखिए मैं फिर मैं आपको बता दूं, जो भी महाराष्ट्र के अंदर हुआ है वो संविधान के नियमों के दायरे के तहत ही वहां पे विद्रोही गुट ने किया है। और उसका सबसे बड़ा कारण ये कि व्यवस्था हमारे संविधान के तहत दी गई है कि 2/3 बहुमत जिनके पास में है वो लोग अपने कदम आगे बढ़ा सकते हैं। ये नियम हर जगह लागू होता है, यही लोकसभा में लागू होता है, यही विधानसभाओं में लागू होता है। जो 2/3 मेजॉरिटी का जो बहुत बड़ा एक संवैधानिक जो अधिकार दिया गया है उसका पालन ही उन्होंने विद्रोहियों ने किया,
अब उसको आपके पूरा संपूर्ण देश किस परिवेश में देख रहा है? विद्रोही गुट ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन ये बात भी सही है कि सत्तारूढ़ जो पद होता है या जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है, उनको जब इस प्रकार का झटका लगता है तो उनमें रोष आता है, उनके अंदर आवेश होता है और उनको लगता है कि उनके साथ में गद्दारी हुई है। तो इस प्रकार के शब्दों का उपयोग वो कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं संविधान के दायरे के तहत ही सारी भाषा का और स्थिति का आकलन होना चाहिए। उन्हें अपनी भाषा पर संयम रखना चाहिए और संविधान के दायरे के तहत ही प्रोटेस्ट होना जैसे विषयों को पूरी तरह से करने में उनको मदद करनी चाहिए। उद्धव ठाकरे को ये नहीं भूलना चाहिए कि वे अभी राज्य के मुख्यमंत्री हैं और राज्य के मुख्यमंत्री होने के नाते उन्हें अपने संविधान के दायरों को पूरा करना है और इसी बात की उन्होंने शपथ ली है। जी हाँ दीपिका जी। ठीक है निरंजन जी, शेखर जी कह रहे हैं कि संविधान के दायरे में रहकर बागी गुट ने जो किया है वो किया है, तो असंवैधानिक क्या है फिर इसमें? दीपिका, बहुत साफ साफ है कि जो कुछ है वो संविधान के दायरे में, ये सच्चाई है। अगर संविधान के दायरे में नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उनको अगली तारीख देकर इस पूरे मामले में ये सुविधा नहीं दी जाती कि वो चाहे जिस तरह कर सकते हैं। देखिए 11 तारीख सुप्रीम कोर्ट ने दी है, उसे हमको दूसरे नजरिए, पॉलिटिकल नजरिए से अगर हम देखते हैं तो इसमें बहुत सारी चीजें खुली हो गई है। एक छूट मिल गई है उन विधायकों को कि अब वो चाहे आए जाए, उनकी पार्टी से उनकी सदस्यता खारिज नहीं होगी 11 तारीख तक। वो अगर अपनी पार्टी छोड़कर कहीं और शामिल हो जाना चाहे तो वो भी हो सकते हैं। अगर राज्यपाल के सामने जाकर वो सारे खड़े होकर ये कहें कि विधानसभा के अध्यक्ष चुनाव करवाइए तो भी वो भी, उसके लिए भी वो सब स्वतंत्र है। मूल बात ये है कि विद्रोह तो उन्होंने अभी किया है। विद्रोह सीधे सीधे कभी भी नहीं होता, विद्रोह की जड़ में होता है विरोध। ये विरोध शुरू कहाँ से हुआ, ये शिवसेना के नेताओं को समझ में ही नहीं आया, बाल ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे को, कि आखिर उनकी सत्ता के विरोध में उनके अपने ही लोग क्यों खड़े हो गए। तो जो कुछ हुआ ये तो संविधान के दायरे में हुआ है। अब वो उनको संविधान से बाहर जाकर राष्ट्रवादी कांग्रेस के जो नेता हैं, वो विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं, उनके जरिए वो उनको कंट्रोल करना चाहते थे, लेकिन उनकी कंट्रोलिंग पावर से ये बाहर की चीज चली गई है। वो गलतियों से भी और गलत तरीके से उनको नियंत्रित करना चाहते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये एक तरह से उनको कवर दे दिया है कि भाई आप इस तरह से तो नहीं कर सकते। और ये भी सच्चाई देखिए कि विधानसभा के दायरे में विधानसभा अध्यक्ष के जो आदेश होते हैं वो विधानसभा के भीतर लागू होते हैं, वो बाहर लागू नहीं होते। उन विधायकों ने उस पार्टी की उस बैठक में हिस्सा नहीं लिया जो बाहर हुई थी, और बाहर हुई उसमें कोई व्हिप जारी नहीं हुआ था। व्हिप लागू होता है सिर्फ विधानसभा में के भीतर होने वाली अनुपस्थिति पर, और उस पर कार्रवाई की जा सकती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बहुत साफ साफ है कि अगर वो पार्टी की बैठक में शामिल नहीं हो तो आप उनको पार्टी से निकाल दीजिए, लेकिन क्योंकि अगर शिवसेना उनको पार्टी से निकालती है तो उनकी सदस्यता बनी रहेगी, इसलिए उनकी सदस्यता पर खतरा खड़ा करने के लिए वो विधानसभा उपाध्यक्ष का दुरुपयोग कर रही है। विधानसभा उपाध्यक्ष का उपयोग शिवसेना कर रही है और उपाध्यक्ष अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। जी ठीक है प्रमोद जी, आपसे टेक्निकल चीजें समझना चाहेंगे। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद अब दोनों पक्षों पर कौन कौन से अब कानूनी दांवपेच बाकी रह गए हैं? देखिए अभी तो खेल स्टार्ट हुआ है, सच कहिए। अभी जो सुप्रीम कोर्ट में आज हुआ, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय की जस्टिस सूर्यकांत साहब ने जो है जी, उन्होंने क्लियर कहा इसमें जो डिप्टी स्पीकर का भूमिका था इसमें जी, जो संदेहास्पद लगा, गैर कानूनी लगा, और इस तरह से उन्होंने कोट किया है किसी को कि आप जब खुद एक मुजरिम टाइप के हैं, आप खुद आप पे एक आरोप लगा हुआ है, जब आप पे विधायक जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने खुद ये कहे हुए हैं कि आप अविश्वास हैं, आप अल्पमत में हैं। देखिए बहुत छोटी सी चीज है, ये सारा का सारा जो है वो केवल नंबर्स गेम का है। आप कहीं कोई कानून, जैसे अभी उन्होंने कहा था महाराष्ट्र के जो काउंसिल थे जी, उसमें कहे कि भाई ये सुप्रीम कोर्ट का ये दखल अंदाजी नहीं बनता है इस केस में। देखिए यदि नंबर्स है वहां पे विधानसभा में, जब फ्लोर में आपके पास संख्या बल है, जनप्रतिनिधि जो वहां के एमएलए हैं,
उसके बाद फिर जो है सब कुछ जो है क्योंकि उसका मिसयूज कर रहे हैं, तभी तो सुप्रीम कोर्ट का दखल देना पड़ रहा है ना। देखिए सुप्रीम कोर्ट कहां दखल करती है, जहां पे आप अनैतिक कार्य कर रहे हैं, गैर कानूनी कार्य कर रहे हैं, इलीगल कर रहे हैं। यहाँ पे जो डिप्टी स्पीकर का जो रोल हुआ पूरे एपिसोड में, वो स्पेशली जो है गैर कानूनी। जब यहाँ पर है क्या कि जब उन्होंने ये कहा, जो शिंदे ग्रुप का है, जो 2/3 मेजोरिटी से जो लॉ के अंदर में है कि हम बाहर आ रहे हैं जी, हम समर्थन नहीं देंगे, महागाड़ी के साथ नहीं रहेंगे, तो निश्चित रूप से है कि जिसके साथ संख्या बल है 145 का है, वो सरकार बनाएगी। इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, बहुत सिंपल है। फ्लोर टेस्ट में भी कुल मिलाकर के यही होगा कि आप वहां संख्या बल दिखाइए। अभी जो ये कुल मिलाकर के था, ये बहुत देखिए घोर बहुत अन्याय है, या ये बड़ा शर्मनाक है जनता के बीच में कि जहां के जनप्रतिनिधि हैं उनको डर के भागना पड़ रहा है दूसरे स्टेट में। इसका मतलब है कि वो खुद उनकी पार्टी का जो सरकार में थे, अभी भी देखिए उनको मंत्री से निकाला नहीं गया है, वो अभी मेंबर हैं, एमएलए हैं, तो उनके अपनी स्टेट के सरकार से वो डर के भागे हुए हैं दूसरी जगह। लेकिन प्रमोद जी, 9 बागी विधायकों के विभाग छीन लिए गए हैं। देखिए विभाग छीनना अलग चीज जी, मंत्री पद तो नहीं गया ना जी। आप ये देखिए विभाग तो अभी चूंकि वो देख लिए इनको प्रेशर टैक्टिक्स करने के लिए कि विभाग हम छीन रहे हैं, या तो आप नीट एंड क्लीन में आते तो आप उनका जो है लेते, मिनिस्ट्री हम खत्म करेंगे, विधायक भी हम अपने मेंबरशिप से हटा रहे हैं जी, ठीक है। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि कुल मिलाकर के मोटिव क्या है, देखिए यहाँ साम दाम दंड भेद लगाया जाता है, और ये है कि किसी तरह से उनको यहाँ लाओ। जो बार बार जो देखे हैं संजय राउत को या जो आदित्य ठाकरे हैं, उनको प्रोवोक कर रहे हैं, वो कई बार जो है गैर कानूनी जो है शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, धमकी तक दे रहे हैं कि आपका शरीर केवल यहाँ पे आएगा, लाशें आएगी, आपका पोस्टमार्टम कराएंगे विधानसभा में। देखिए जो एक एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनका ये बातें शोभा नहीं देता है। और खुद देखिए आदित्य ठाकरे जो वहां के मंत्री हैं, उद्धव ठाकरे का जो है पुत्र हैं, और जो बाला साहब ठाकरे हैं जो फाउंडर इस शिवसेना के हैं, उनके पौत्र हैं, और उन्होंने आज क्या कहा है कि हमने शराफत क्या छोड़ी है, दूसरे लोग उसका नाजायज फायदा उठा लें। इसका मतलब है आप पहले शरीफ नहीं थे, पहले आप गुंडागर्दी करते थे, आप खुद अपने मुंह से कह रहे हैं, एक मंत्री कर रहे हैं, इसका मतलब है कि अभी भी हम शराफत छोड़ देंगे और उसके बाद हम गुंडागर्दी करेंगे। देखिए इस तरह की जो वक्तव्य है एक मेंबर ऑफ जो लेजिस्लेचर असेंबली में है, ये ठीक नहीं लगता, और खास करके वो मंत्री हैं और इतने बड़े ओहदे पर हैं। दूसरी तरफ आप जो देखेंगे कि जो उनको डर बना हुआ है कि हम आए महाराष्ट्र में, आप साम दंड भेद कर करके आप संख्या बल तोड़ दीजिए, तो अभी वो 39 का बता रहे हैं कि हमारे पास है, 39 में आप 5 तोड़ लीजिएगा, वहां कुछ भी कर सकते हैं, पैसे का प्रलोभन दे सकते हैं, ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं, गुंडा जैसे देखते हुए कि वहां का ऑफिस के जो एमएलए हैं जो शिंदे गुट के में गए हैं, उनके ऑफिस में तोड़ फोड़ किया जा रहा है, उसमें घर पे आक्रमण किया जा रहा है, उनके पुतले को जलाया जाता है, वो पूरी एक तरह समझिए कि आतंकवादी आतंक का एक रोरिंग सिचुएशन बना दिया गया है। तो कुल मिलाकर के एक पहली बार ऐसा हुआ होगा कि जो सरकार में जो खुद है और अपनी स्टेट में वो गैर कानूनी कार्य कर रहा है, अनैतिकता बरत रहा है। देखिए इससे पब्लिक क्या सीखेगी, वो तो यही सीखेगी ना कि कुछ भी करना है अपने फायदे के लिए। ठीक है, यानी कि किसी भी तरीके से प्रमोद जी आप ये कह रहे हैं कि किसी भी तरीके से सरकार बचाने की कोशिश है और इसीलिए इस तरीके से टीका टिप्पणी की जा रही है। शेखर जी, इस पर आप क्या कहेंगे कि अभी भी साम दाम दंड भेद अपनाकर सरकार बचाने की कोशिश है? और दूसरा सवाल ये भी रहेगा कि क्या अब असली खेल वाकई में अब शुरू हुआ है, क्योंकि अब जिस तरीके से 16 विधायकों को अयोग्य करार देने का नोटिस जारी किया गया था, अब डिप्टी स्पीकर को ही नोटिस दे दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो क्या पासा उल्टा पड़ गया? नहीं, देखिए जो अभी प्रमोद कुमार जी जिस विषय पर बोल रहे थे जी, मैं उसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए आपके संदर्भ में कहूंगा बिल्कुल कि जब भी कोई इलीगल एक्टिविटीज होगी और गैर कानूनी काम होगा, तो जो संवैधानिक संस्थाएं हैं जैसे सर्वोच्च न्यायालय है या विभिन्न अदालतें हैं, वो जल्दीबाजी में कोई निर्णय नहीं लेती। इसका सबसे शाश्वत उदाहरण ये है कि डिप्टी स्पीकर के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया। 11 जुलाई तक जो है जो 16 विधायक हैं वो पूरी तरह से विधायक हैं, शिवसेना से विधायक हैं, शिवसेना से निलंबित नहीं है। इसके पहले जब
विधानसभा के अंदर फ्लोर टेस्ट होना है। विधायकों की तरफ से जो है विद्रोही गुट की तरफ से विधानसभा अध्यक्ष को अभी अपील की जानी है, अर्जी दी जानी है कि फ्लोर टेस्ट कराया जाए। तो कुल मिलाकर अभी जो संवैधानिक दायरे के तहत ही यह अभी मामला चल रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के परिप्रेक्ष्य के बाद में अगर हम महाराष्ट्र को देखते हैं, मुंबई को देखते हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि कुल मिलाकर इस वक्त जो खबरें आ रही हैं, जो जानकारी आ रही है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कई तरह से इस समय तेजी के साथ में निर्णय ले रहे हैं। उन्होंने तो ये जो निर्णय की एक मुख्यमंत्री होने के नाते जब एक मुख्यमंत्री के ऊपर ये जिम्मेदारी होती है कि वो देख रहा है, वो समझ रहा है कि उसके पास में खुद के पास में बहुमत नहीं है, तो अगर वो इस प्रकार के निर्णय ले रहा है या जन कल्याणकारी योजनाओं की भी घोषणा कर रहे हैं या संवैधानिक विषय के तहत अपने मुख्यमंत्री पद का निर्वहन करते हुए ऐसे कार्यों को कर रहे हैं जो नीतिगत निर्णय पर नहीं लिए जाना चाहिए, तो मेरा जो है इस विषय पर यह भी कहना होगा कि इस प्रकार के निर्णयों के ऊपर भी मुख्यमंत्री को कहीं ना कहीं से ध्यान रखना होगा। दूसरी मुख्य बात यह है कि जो आपके अंदर पार्टी के अंदर विद्रोह हुआ है उसके लिए बहुत सौम्यता के साथ में, बहुत सहनशीलता के साथ में इस विषय को दोनों पार्टियों को, दोनों गुटों को निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि वो जनता की सेवा के लिए जुटे हैं। इस वक्त महाराष्ट्र के अंदर भले ही सरकार हो, लेकिन पूरे महाराष्ट्र की जनता ये देख रही है उनके पास में कोई सरकार ही नहीं है, और अगर सरकार है तो आपस में उनकी लड़ाई चल रही है। तो कहीं ना कहीं से इससे जो है प्रशासन की, महाराष्ट्र की जो महाराष्ट्र राज्य सरकार की शासन और प्रशासन की जो विभिन्न जो अंग है वो कहीं ना कहीं से प्रभावित हो रहे हैं। बिल्कुल शेखर जी, आप ना संविधान, आप बार बार ये इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि संविधान के दायरे में किया जा रहा है जो भी कुछ हो रहा है, लेकिन निरंजन जी मेरा सवाल आपसे एक ये रहेगा कि जब सब कुछ संविधान के दायरे में हो रहा है तो अब आगे अगर संवैधानिक रणनीति की बात की जाए दलों की, तो वो अब किस तरीके से देखने को मिल सकती है, फिर चाहे वो बीजेपी की बात कर ले या फिर शिंदे गुट की ही बात कर लें? क्या फ्लोर टेस्ट की मांग की जा सकती है या फिर मांग की जाएगी? देखिए, अभी संभावना तो इसी की है कि फ्लोर टेस्ट की मांग की जाएगी कि आने वाले दिनों में अंतिम रूप से सरकार में तो शिवसेना की सरकार में ये सारे लोग रहने वाले हैं नहीं शिवसेना के साथ में, तो उनको तो कहीं और जाना तो है, ये पक्का है। अगर नहीं जाना होता तो ये इतना राजनीतिक रूप से बखेड़ा खड़ा नहीं होता, लेकिन उनको जाना पक्का है और उनके गए बिना अब शिवसेना की भी सदगति नहीं है, क्योंकि शिवसेना ने भी ये मान लिया है। इसीलिए उद्धव ठाकरे पिछले 3 दिन से लगातार अपने कार्यकर्ताओं की बैठक कर रहे हैं, अपने नेताओं की बैठक कर रहे हैं, अपने शाखा प्रमुखों की, विभाग प्रमुखों की, जिला प्रमुखों की और अलग अलग जिलों से आने वाले लोगों की बैठक कर रहे हैं। उनके बेटे आदित्य ठाकरे भी वो बैठक कर रहे हैं। उन्हीं बैठकों में शिवसेना अपनी भाषा का संयम खोती जा रही है। देखिए, शिवसेना का इतिहास रहा है कि जब जब शिवसेना पर संकट आया है तो वो बिल्कुल बौखलाई हुई रहती है और इस प्रकार के शब्दों का उपयोग करती है जो द्विअर्थी हो और जिनके अलग अलग अर्थ निकलते हो। एक ही बात कहो और उसके कई अर्थ निकले। जैसे संजय राउत ने निश्चित रूप से कहने को तो यही कहा है देश के सामने कि वो उनकी लाश लौटेगी, ये मुहावरों की भाषा में प्रयोग करते हैं, लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा था कि उनकी आत्मा में शिवसेना थी, वो अगर निकल गई है तो वो मुर्दा लोग हैं और जब मुर्दे लौटेंगे तो विधानसभा में उनका पोस्टमार्टम ही होगा। तो ये जो बाल ठाकरे की जो चुटीली और व्यंग्यात्मक भाषा है उसका समाज पर सीधा सीधा जो गाली वाला उपयोग होता है वो होता है। जैसे मैं आपको एक बहुत पुरानी घटना बताता हूँ, 92 की जब बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी जी। उसके तोड़ने के पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था बाबरी मस्जिद के ऊपर किसी तरह का, तो बाल ठाकरे ने कहा था कि मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर लघुशंका करता हूँ। इस देश में और हमारे सामान्य जीवन में लघुशंका के जो अर्थ होते हैं वो हम सब जानते हैं, लेकिन उन्होंने इस लघुशंका का मतलब कि मैं शंका का छोटा सा स्वरूप उस पर करता हूँ। बहुत सीधी सी बात है कि शिवसेना इस तरह के शब्दों से खेलती है और उनकी शब्दावली जिस तरह की है वो लोगों को समझ में आती है, लेकिन वो तकनीकी रूप से कहीं फंसते नहीं, इसलिए इस तरह की भाषा उपयोग करते हैं। पर सीधा है कि वो उनका ये गुस्सा है, बौखलाहट है, और ये बौखलाहट तभी अब थमने वाली नहीं है, क्योंकि ये जो बागी लोग हैं इन्होंने निर्णय पहले ही ले लिया था कि उनको किसी शिवसेना के में उद्धव ठाकरे नेतृत्व में नहीं रहना है। आदित्य ठाकरे, देखिए यहाँ पर बहुत साफ साफ है कि एकनाथ शिंदे शिवसेना के सबसे बड़े नेता है उद्धव ठाकरे के बाद, लेकिन इस सरकार में उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने जिस प्रकार की धीरे धीरे अपनी पकड़ बनानी शुरू की, पिता के मुख्यमंत्री होने और शिवसेना का नेता होने के कारण उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन में भी इतनी बड़ी घुसपैठ कर ली कि एकनाथ शिंदे जैसे बहुत ताकतवर मंत्री के विभाग में भी उनकी बिल्कुल नहीं चलती थी। तो एक मंत्री
पद पर बने रहना, एकनाथ शिंदे जैसे कर्मठ कार्य करने वाले और सीधे लोगों से जुड़े हुए व्यक्ति को ये नागवार गुजरा। और लगातार वो शिकायत बाकायदा चिट्ठी में भी आपकी भी गई थी और सार्वजनिक वो चिट्ठी हुई थी। आप प्रमोद जी एक बात और आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप जब सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की इस पूरे मसले पर की गई, क्योंकि शिंदे गुट की तरफ से याचिका दाखिल की गई थी, अब ऐसे में शिंदे गुट को जो राहत मिली है, शिंदे गुट तो इसे अपनी जीत मान रहा है, वो कह रहे हैं कि हमारी जीत हुई है, लेकिन इसके अलावा ये वाकई में क्या शिंदे गुट की जीत है? क्योंकि समय तो वाकई में मिल गया है, इस बीच में तस्वीर भी बदल सकती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर शिवसेना की अगर हम बात करें तो उसके पास भी कुछ कानूनी दांवपेच बचा है। क्या कानूनी दांवपेच कुछ शिवसेना की तरफ से भी चला जा सकता है, और अगर चला जा सकता है तो उसकी संभावना क्या होती है? देखिए, अभी तो मेन जो दीपिका मैडम है वो है लिटमस टेस्ट जी, जिसको कहते हैं जो फ्लोर जो है उसमें आप मेजोरिटी दिखाइए। तो अभी तो खेल शुरुआत हुआ है, बहुत बाकी है, लेकिन इसमें दो राय नहीं है कि आज की जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो टिप्पणी था और जो ऑर्डर आया है वो बिल्कुल वाजिब है, और ये समझिए कि उनके लिए एक बहुत बड़ी अमृत कलश मिल गया है जो शिंदे ग्रुप के लिए है। अदरवाइज इसका कंसिक्वेंसेस सोचिए कि आज कितना बड़ा अनैतिक कार्य हो जाता है। खुदा न खास्ते जो डिप्टी स्पीकर हैं और इनको 16 जो एमएलए हैं उनको ये कर देते, इनका जो है योग्यता खत्म कर देते, ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन कर देते, क्वालिफाई करते। इसका मतलब है कि वो मेंबर नहीं होते थे, बिल्कुल, आप उसके बाद वो अपना सरकार बना लेते। तो इस तरह का जो बताए साम दाम दंड भेद का गेम हो रहा था कि आप जो पब्लिक मैंडेट के साथ कुठाराघात हो रहा था। अब इसको सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को समझा बहुत बारीकी से कि जब आप खुद जो है गलत हैं। देखिए, आप जो डिप्टी स्पीकर है वो कोई यूपीएससी से क्वालिफाई करके नहीं ना आए हैं, वो उनको तो मैंडेट ही से मिलता है, एमएलए ने ही चुना है और वो बहुमत से होता है। तो जब बहुमत ही नहीं आपके पास है, आपके पास भी 145 मेंबर कहेंगे कि डिप्टी स्पीकर वो रहेंगे तो रहेंगे, नहीं रहेंगे तो कोई दूसरा रहेंगे। अब जो स्टार्ट खेला होगा, जो हो सकता है कि जो माननीय राज्यपाल हैं वो कहेंगे कि हम प्रोटेम स्पीकर बनाएंगे, क्योंकि अभी यहाँ पर स्पीकर नहीं है, डिप्टी स्पीकर है। तो और चूंकि वो एनसीपी से हैं तो ये कहेंगे कि राज्यपाल के पास ये डिस्क्रेशनरी है। आज ये मैटर आया था कि इसमें कहीं ऐसा नहीं है कि हाउस को कॉल कर लें और फ्लोर पर ये करा दें, परेड करवा दें, ये सब तो उस पर रोक लगा दी जाए। तो उसमें माननीय सर्वोच्च ने कहा, क्लियर कह दिए जो वहां महाराष्ट्र का काउंसिल थे, अपियर हुए थे, उनको कि मैं इस तरह से कुछ नहीं करने जा रहा हूँ, एंटीसिपेशन पे नहीं चलता हूँ, जब होएगा तो हम देखेंगे। और सवाल है कि जो डिस्क्रेशनरी पावर है राज्यपाल का, जब वो देख रहे हैं कि मेजोरिटी वहां सरकार में नहीं है अभी महाराष्ट्र में, आज देखिए 8-10 दिन हो गया है, आज वहां बिल्कुल स्थिति जो है बिल्कुल डमाडोल बन गया है, सारे वहां का पब्लिक जो है वो अराजक हो गए हैं। तो इस ऐसी स्थिति में राज्यपाल वहां बुला सकते हैं, इनको फ्लोर में भी मेजोरिटी दिखा सकते हैं, फिर उसमें प्रोटेम स्पीकर का कर सकते हैं, या वो डेट फिक्स कर देंगे कि आप आइए प्रोटेम स्पीकर बनेंगे और उसके बाद मेजोरिटी आप दिखा दीजिए। मेजोरिटी जैसे ही होता है खेल खत्म हो जाता है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसलिए इसमें कहीं कोई इफ एंड बट नहीं है, अब रह गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आज का जो ये कर दिया वो क्लियर कर दिया कि अब किसी तरह का जो चाल ढाल पेच जो थे इनको निष्कासन का, वो आप नहीं कर सकते। ठीक है। और नहीं जो है जो गुंडागर्दी कर रहे थे, उनके घर पे तोड़ फोड़ कर रहे थे, तो उनको दे दिया गया कि पूरी सुरक्षा उनकी फैमिली का और उनकी ऑफिस में सारा का सारी है। यदि वो वहां से गुवाहाटी से आएंगे, जो महाराष्ट्र ही आना है, तो इनकी चांसेस था कि जैसे ही एयरपोर्ट पे आ जाएंगे तो वहां पे वो गुंडागर्दी कर करके या उनकी जो मेंबर जो उनके साथ अभी हैं उनको तोड़ा जा सकता था 8-10 को। ठीक है, यानी कि शेखर जी जी तो इनकी प्रोटेक्शन होगा तो इस तरह की वारदातें नहीं होगी, वो सीधे डायरेक्ट विधानसभा में जाएंगे, अपना बहुमत साबित करेंगे उनको है। और जो दूध का दूध पानी का पानी। ठीक है, दूध का दूध पानी होने के लिए प्रोटेम स्पीकर की मांग भी की जा सकती है और जल्द से जल्द फ्लोर टेस्ट की मांग भी की जा सकती है। यानी कि शेखर जी कुल मिलाकर कह सकते हैं क्या कि गेंद अब राज्यपाल के पाले में जाती हुई नजर आ रही है? जो है ये अभी राज्यपाल के पास ये गेंद नहीं गई है, बल्कि अभी गेंद राज्यपाल के पाले में तब जाएगी जिस समय जो विद्रोही गुट एक एप्लीकेशन राज्यपाल से आग्रह करेगा कि साहब फ्लोर टेस्ट करवाइए, और दूसरी तरफ जो है दूसरी कोई बड़ी पार्टी, चाहे वो भाजपा भी हो सकती है, वो ये कहे कि साहब जो है हम इस पार्टी विद्रोही गुट को अपना समर्थन दे रहे हैं। तो जब इस प्रकार की बात आएगी, या एक बात तो ये होगी, दूसरी बात ये है कि
विधानसभा अध्यक्ष की बात छोड़ दीजिए आप, वहां पर क्या राज्यपाल से जब ये कहा जाएगा कि वर्तमान सरकार जो है आप उसको निर्देश दीजिए कि जो है वो फ्लोर टेस्ट के अंदर अपना बहुमत साबित करके बताए, तो अपने बहुमत साबित करने में जो ये 16 विधायकों वाला मसला था, ये सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है। इसका मकसद ये है कि 16 विधायक जो है ये भी उस मतदान का हिस्सा होंगे, और जब भी फ्लोर टेस्ट राज्यपाल की तरफ से निर्देशित किया जाएगा तो उसके अंदर ये इनकी बड़ी निर्णायक भूमिका होगी। तो कुल मिलाकर इस सारे संपूर्ण घटनाक्रम के अंदर राज्यपाल की तरफ गेंद जाना है, और जो है सुप्रीम कोर्ट भी अभी मैं समझता हूं कि हो सकता है कोई दूसरी याचिका लग जाए और उसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट जो है राज्यपाल से को ये निर्देश दे, या इनकी तरफ से विद्रोही गुट की जो बागी शिवसेना विधायक है इनकी तरफ से एप्लीकेशन जाए जिसके ऊपर जो है वो संज्ञान ले। यानी कि कुल मिलाकर संभावना पूरी ये है कि अब मांग की जाएगी फ्लोर टेस्ट की, और फ्लोर टेस्ट वो कब तक होता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी बड़ी टिप्पणी रही, क्योंकि एक तरफ तो डिप्टी स्पीकर की तरफ से 16 जो बागी विधायक हैं उनके खिलाफ नोटिस भेजा गया था और अयोग्य करार देने की कोशिश की गई थी, लेकिन दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को शिंदे गुट अपनी जीत बताता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। तो अब दिलचस्प ये पूरा घटनाक्रम नजर आ रहा है और फ्लोर टेस्ट पर आकर सुई अटक गई है। अब देखना होगा कि फ्लोर टेस्ट की मांग कब तक की जाती है और कब तक फ्लोर टेस्ट होता है। और फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क टाइम। जय हिंद।